चलो बेटा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट कर दिया था। और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में दो कैटेगरीज हम लोगों ने लिखी थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इंटरमॉलिकुलर और एक इंट्रामॉलिकुलर। ठीक है। और इंटरमॉलिकुलर में हमने डिस्कशन किया था कि इंटरमॉलिकुलर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होमो इंटरमॉलिकुलर और एक हेट्रो इंटरमॉलिकुलर। ठीक है। इन सबकी डेफिनेशंस वगैरह जो भी थी वो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर ली थी ऑलरेडी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसमें हम लोग मेन जो हमारा कैटेगरी है ना, वो कौन है बेटा, होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। इनके इंडिविजुअली हमें एग्जांपल्स पढ़ने हैं, फिर हेट्रो के एग्जांपल्स पढ़ने, फिर इंट्रामॉलिकुलर के एग्जांपल्स पढ़ने। बट मेनली जो आपको एग्जांपल्स पढ़ने वो किसके पढ़ने बेटा, होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी आ जाएगी आपकी, और इसके डेफिनेशन लिखने की कोई अलग से जरूरत नहीं है। ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिख रखा है। और उसमें आप फर्स्ट कैटेगरी लिखेंगे होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला टाइप आ रहा है इंटरमॉलिकुलर। इंटरमॉलिकुलर दो टाइप के होते हैं, होमो इंटरमॉलिकुलर और हेट्रो इंटरमॉलिकुलर। तो उसमें से हम लोग पहले होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नाम से समझ में आता है बेटा, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या दो मॉलिक्यूल के बीच में होगी, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में होगी और दोनों मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, सेम। तो उसे क्या बोला जाएगा, होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो एग्जांपल कौन है बेटा, एचएफ। ठीक है। तीन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक है एचएफ, एक है NH3 और एक है H2O। ध्यान सुनिएगा। अगर हम बात करें एचएफ की, अगर हम बात करें H2O की, और अगर हम बात करें NH3 की, तो ये तीन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा याद करिए, हमने बोला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है जो किससे जुड़ा होगा बेटा, फोन से। तो फोन से जुड़े हुए हाइड्रोजन डायरेक्टली इन मॉलिक्यूल्स में आपको दिखते हैं, और इसीलिए ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एचएफ के बारे में। एचएफ की जो कंडीशन उसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, डिटेल में बात करते हैं एचएफ के बारे में। पहला एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज एचएफ। ठीक। एचएफ की बात करी जाए तो बेटा एचएफ में आप जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहली बात आप इधर देखें। चलो एचएफ को अगर मैं नॉर्मली आपको रिप्रेजेंट करके बताऊं तो ये एफ आ गया, ये एच आ गया, ये एक एचएफ हो गया, फिर से ये एक एचएफ हो गया, फिर से ये एक एचएफ हो गया। ठीक है। इस तीन एचएफ में देखिए, क्या ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है। और एक्टिव हाइड्रोजन के सामने अगर फोन आ जाए तो क्या एच बॉन्डिंग हो सकती कि नहीं हो सकती, हो सकती है। मुझे बताइए ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं बेटा, है। इसके सामने भी फोन आ रहा है, एच बॉन्डिंग हो सकती है। सिमिलरली ये भी आगे एच बॉन्ड बना सकता है, और ये इससे पहले अगर कोई हाइड्रोजन आ रहा होगा तो एच बॉन्ड बना सकता है। आपको यहाँ पर दो तीन बातों पे ध्यान रखना है। पहली बात, एक एचएफ मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्या बोला मैंने, पहली बात, एक एचएफ मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्यों, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर भी डिपेंड करता है, और वहां पर ये काम आने वाला है आपको। तो मुझे बताइए एक एचएफ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, दो, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। ठीक है। तो आपको ये क्वांटिटी दिमाग में रखनी कि एक एचएफ कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात, यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो एचएफ के अंदर ही बन रहा है या एचएफ एचएफ के बीच में बन रहा है, एचएफ और एचएफ, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड दिख रहा है डॉटेड लाइन, ये एचएफ और ये एचएफ के बीच में क्या बन रहा है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बना है या दो मॉलिक्यूल के बीच में बना है, दो मॉलिक्यूल। अगर विद इन द मॉलिक्यूल बनता तो क्या बोलते हैं, इंट्रा, और दो मॉलिक्यूल के बीच में बना तो इंटर। अब दोनों मॉलिक्यूल को देखना है कि सेम है या डिफरेंट है। मुझे बताइए यहाँ भी एचएफ है, यहाँ भी एचएफ है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट है बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इट इज अ टाइप ऑफ होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक सवाल बनता है एग्जाम में एचएफ को लेकर, वो ये होता है कि भाई एचएफ में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर ऐसा लीनियर बनता है, ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा तो एक जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है। तो ये सवाल बनता है एग्जाम में कि एचएफ का स्ट्रक्चर ऐसा लीनियर होता है या जिगजैग होता है। तो एचएफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, जिगजैग होता है। कैसा होता है, जिगजैग। क्या एचएफ का स्ट्रक्चर हमेशा जिगजैग होता है, क्या हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, क्या एचएफ का स्ट्रक्चर हमेशा जिगजैग होता है, क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जिगजैग होता है। लोन पे क्या करेगा, वाह,
किसको रिपेल करेगा? किसको रिपेल करेगा? खुद के लोन पेयर को खुद ही रिपेल कर लेगा। अब ये फ्लोरीन इधर थोड़ी कि इसका इसका रिपल्सन होगा, इधर तो हाइड्रोजन है। देख ले, देख ले, देख ले, है? काम का वो अननोन का एचएफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एचएफ का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके बारे में डिस्कशन, ये स्ट्रक्चर भी सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन जिगजैग बनता है सॉलिड स्टेट में, और आपसे मेनली वही क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर गैसेस मतलब जैसे गैसियस स्टेट है या वेपर स्टेट है, वहां पर ये कैसा होगा बेटा, लीनियर। लेकिन सॉलिड स्टेट के बारे में पूछा जाता है मेनली आपसे। तो जब हम एचएफ सॉलिड की बात कर रहे होते हैं ना, तो इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट एचएफ कैसा बनेगा बेटा, जिगजैग। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब एचएफ अगर जिगजैग बना रहे तो देखिए जिगजैग कैसा बनेगा। अब देखो जिगजैग में भी दो पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से देखिएगा। अभी आप देखो ये नीचे वाली लेयर में कौन दिख रहा है बेटा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तीन लेयर्स होती है, मतलब इसमें जिगजैग में तीन लेयर्स है। एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, और एक ये लेवल है। तीन लेयर्स में जिगजैग कंप्लीट हो रहा है आपका, ठीक है। तो इस जिगजैग में तीन लेवल्स बनेंगे। आप देखो बॉटम लेवल और टॉप लेवल पे कौन दिख रहा है आपको, फ्लोरीन, और मिडिल लेयर पे कौन दिख रहा है, हाइड्रोजन। अच्छा जिगजैग ऐसा भी तो बन सकता था कि यहां मैं हाइड्रोजन लिख देता, यहां पर फ्लोरीन लिख देता, यहां पर हाइड्रोजन लिख देता, फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन, इस तरह से करते जाते तो वो भी क्या बन जाता, जिगजैग। तो आपसे एग्जाम में जिगजैग तो आपको याद रहेगा, लेकिन जिगजैग में भी दो जिगजैग बना के देगा वो, और आपको उनमें से चेक करना होगा कि कौन सा जिगजैग सही है और कौन सा जिगजैग गलत है। जैसे मान लीजिए इस जिगजैग में यहां पर देता आपको हाइड्रोजन, यहां देता फ्लोरीन, यहां पर देता हाइड्रोजन, फिर से यहां पर देता फ्लोरीन, फिर से यहां पर देता हाइड्रोजन, फिर से यहां पर देता फ्लोरीन, और फिर से यहां पर देता हाइड्रोजन। ये भी जिगजैग है, वो भी जिगजैग है। तो सिर्फ जिगजैग याद करने से या जिगजैग को समझने से काम नहीं चलेगा, जिगजैग कौन सा वाला सही है ये भी पता होना चाहिए। अब देखो कौन सा वाला जिगजैग एक्यूरेट होगा, जिसमें फ्लोरीन और फ्लोरीन का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ज्यादा। अब यहां पर लोन पेयर वाली बात आती है। अगर मान लो मैंने फ्लोरीन को यहां और यहां रखा होता, तो इसका डिस्टेंस देखिएगा, ठीक है। और फ्लोरीन यहां और यहां है और यहां है, बेटा ये जो डिस्टेंस है ना वो इसके मुकाबले क्या है, ज्यादा। और इसीलिए फ्लोरीन ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा जहां पर, यहां पर अगर मैं दो फ्लोरीन रख दूंगा तो बहुत पास आ जाएंगे, जबकि यहां और यहां फ्लोरीन में डिस्टेंस है और लोन पे रिपल्शन एक दूसरे को दूर फेंकेगा। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो जिगजैग है ना ये बन ही नहीं पाएगा। जो जिगजैग आपको सही मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बेटा, जहां पर फ्लोरीन फ्लोरीन का डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। तो आइए इसके जिगजैग के बारे में बात करते हैं। इसका जिगजैग कैसे बनेगा, नीचे आ जाएगा फ्लोरीन, फिर यहां पर आ गया हाइड्रोजन, फिर यहां पर आ गया फ्लोरीन। इसको मैं पहले हाइड्रोजन बॉन्ड से शो कर देता हूं, ठीक है। फिर यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया F, यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया F, देन H, देन F। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ये HF का हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ, देन ये अपना HF है हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ, ये HF है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ, एंड सो ऑन। ये स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे फ्लोरीन फ्लोरीन को कहां रखा है बेटा, दूर रखा है। फ्लोरीन फ्लोरीन को क्यों दूर रखा है, लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पे रहना चाहिए। तो ये वाला जिगजैग जो बन के आएगा ये करेक्ट जिगजैग होगा। दूसरी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड एग्जांपल जो हम लोगों को कंसीडर करना है, वो सेकंड एग्जांपल कौन सा आता है बेटा, अमोनिया। आपसे पूछा जाएगा एचएफ का स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर कैसा, बेटा जिगजैग बना दिया अपन ने। अब अमोनिया पे आते हैं, ध्यान सुनना बेटा। एक अमोनिया बनाया अपन ने, ये अमोनिया, ठीक है ना। याद करिए अमोनिया का जब अपन स्ट्रक्चर बनाते तो नॉर्मली ऐसा स्ट्रक्चर बनाते, तो इसको अपन ने थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके दिखा दिया, ठीक। अब यहाँ पर ये जो अमोनिया बन रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कौन होगा, लोन पेयर। ऐसे एक और अमोनिया आ गया, तो यहां पर भी नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर। और इसी तरीके से एक और अमोनिया आ गया, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब मुझे बताइए फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं है बेटा, है। एक्टिव तो तीनों ही है, लेकिन इस हाइड्रोजन के सामने कितना लोन पेयर है, एक ही। अगर एक लोन पेयर है तो वो एक ही हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि तीनों हाइड्रोजन मिलकर उस लोन पेयर पर अटैक करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक हाइड्रोजन एक ही लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग कर पाएगा। और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है, एक। तो तीनों में से किसी एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। और इसके लिए जो सबसे सुटेबल हाइड्रोजन होता है वो सेंटर वाला होता है, क्योंकि उससे इसका डिस्टेंस सबसे कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है, क्योंकि एक वीक फोर्स है, तो डिस्टेंस का इसके ऊपर फर्क पड़ता है।
आइए मुझे बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं है बेटा, है, और सामने कौन आ रहा है बेटा, फोन। इस तरह से ये एच बॉन्डिंग चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बोला था, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी कि एक एचएफ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2। अब बताओ एक अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 2। अब एक सवाल उठ सकता है कि क्या सर ये वाले हाइड्रोजन भी एक्टिव है, हाँ है। तो सर क्या ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते, बिल्कुल बना सकते। तो सर अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ये इधर बना ले और ये इधर बना ले, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे, 4। ठीक। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, कोई भी मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसकी क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होती है। समझिएगा ध्यान से, सुनिएगा, है ना। एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसकी क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होती है। वो हो सकता है कांस्टेंट, हो सकता है वेरिएबल भी हो, डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल। तो एक अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हमें अमोनिया को हमारे सिलेबस में लिक्विड फॉर्म में यूज करना है। कौन से फॉर्म में यूज करना है, लिक्विड। और उस फॉर्म में अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए दिखेगा, 2। अगर ये सॉलिड स्टेट में जाता है या अपन टेम्परेचर चेंज करते हैं या प्रेशर चेंज करते हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कुड चेंज। अगर आपसे मैं पूछूं एक अमोनिया मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4। लेकिन हमें, मैंने बोला ये सब चीजें हम लोग कहां यूज करने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट में। और बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी चीज कौन से स्टेट में मिलेगा आपको, लिक्विड स्टेट में मिलेगी। जैसे एचएफ तो दोनों ही स्टेट में आपको क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन अमोनिया स्टेट चेंज होने के साथ साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। तो हमें अमोनिया को लिक्विड स्टेट में पढ़ना है, और लिक्विड स्टेट में या गैसीय स्टेट में इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कितने दिखेंगे बेटा, 2। तो एक लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में, ध्यान सुनना, द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। मतलब फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा नहीं कि हर बार चेंज होगा, हर मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होता, बट हाँ जैसे जैसे फिजिकल स्टेट आप चेंज करते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है। ये बात पता होना चाहिए। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड इज करेक्ट या इनकरेक्ट, अगर सुन रखा है, पता है तो पता है, वरना आंसर की आने के बाद पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, कहीं पर भी ऊपर मार्जिन मार्जिन में कहीं पे लिख लीजिएगा, द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड depends upon physical state. The quantity of hydrogen bond depends upon the physical state. The quantity of hydrogen bond depends upon the physical state. तो जैसे जैसे फिजिकल स्टेट चेंज होता है, वैसे वैसे क्वांटिटी या जो एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो चेंज हो सकता है। अमोनिया इसी का कैंडिडेट है, बट खैर हमें अमोनिया के लिए कितने हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखने बेटा, 2। कि एक अमोनिया कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, 2 बना रहा होगा, एक नाइट्रोजन की तरफ से और एक हाइड्रोजन की तरफ से। मुझे बताइए ये वाला स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा था आपको, जिगजैग। यहां पर स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, लीनियर। क्या बोलेंगे, अब लीनियर कौन है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड लीनियर है ना। बच्चा क्या सोचता है जब मैं ये जिगजैग बोलता हूं ना, बच्चा तो क्या छोड़ो, मास्टरों को भी ऐसे ही समझ में आता है। तो जिगजैग क्या दिखता है उनको, एचएफ को जिगजैग देखते हो। एचएफ की जिगजैग की बात नहीं कर रहे, जिगजैग इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है। ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इधर है तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इधर है, तो अगला वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इधर है तो अगला वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इधर है। एटम को मत देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड की लाइंस को देखो। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की लाइंस कैसी है, जिगजैग, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की लाइनों को देखो, वो कैसी दिख रही है आपको, लीनियर। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बन रहा है बेटा, लीनियर। वरना अपन NH3 की बात करें तो NH3 का स्ट्रक्चर तो पिरामिडल है। तो ये पिरामिडल क्यों नहीं लिखा, लीनियर क्यों लिखा, लीनियर इसलिए लिखा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को देख रहे हैं कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बना हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है लीनियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया बेटा HCN, ठीक है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं, क्या HCN का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है कि नहीं बनता बेटा, बनता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो उसने 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पर एक और HCN ले लिया मैंने सपोज, और यहाँ पर एक और HCN ले लिया मैंने सपोज। अब एक बात बताइए, क्या ये जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है, पहले तो ये सवाल उत्तर, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है। कौन कौन सा हाइड्रोजन एक्टिव होता था, फोन से जुड़ा होता था या फिर sp हाइब्रिड कार्बन से। क्या यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है या नहीं है बेटा, है। और sp हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा माना जाएगा बेटा, एक्टिव। तो क्या ये हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, यस। कब कर सकता है, जब सामने कौन आ रहा हो, फोन आ रहा हो। वैसे यहां पर भी कौन आ गया बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन, सामने कौन आ रहा है बेटा, फोन आ रहा है, तो एच बॉन्डिंग करेगा। तो आप देख सकते हो एक HCN मॉलिक्यूल भी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, 2। तो ऐसा याद मत कर लेना कि 2 ही बनाते हैं हमेशा ना, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ,
अपने को HCN का कोई ज्यादा रोल नहीं, अपने को बस ये वाला पॉइंट समझना था कि sp हाइब्रिड कार्बन भी H बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए अपन ने इसको डिस्कस किया, वरना मेनली अपने काम में फोन वाले केसेस आएंगे। तो HF NH3 HCl इन तीन के स्ट्रक्चर्स आपके सामने, इसको बनाइए, आगे बढ़ते हैं वाटर के ऊपर। अच्छा, इसमें कोई आपसे ये पूछे ये वाला बॉन्ड एंगल, इधर देखो जरा 2 मिनट, ये वाला कोई बॉन्ड एंगल पूछे, एफ एच एफ वाला, ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा? क्या 180 होगा? एग्जैक्टली ये 180 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, लीनियर बनता है, बिल्कुल एग्जैक्टली लीनियर बनता है। ये एफ एच एफ वाले जो बॉन्ड है ये लीनियर बनते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे ये वाला एंगल, इधर देखो, ये वाला एंगल, अगर एच एफ और एच वाला एंगल कोई पूछे, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? मुझे बस इतना बताओ कि ये 90 होगा या 180 होगा या मोर देन, मतलब ऐसा लेस देन 180 होगा या लेस मोर देन 180 होगा, क्या होगा? इसको क्या बोल सकते हो 180 के टर्म्स में बताओ? लेस देन 180 होगा। इतनी बात समझ में आ जाती है ना, बस अपने को इसकी वैल्यू याद नहीं करनी है, पर अपने को बस इतना बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए कि ये एंगल क्या होता है बेटा, लेस देन 180 होता है, जो कि आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं। हालांकि इसका एंगल अराउंड अबाउट 116 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आने का सवाल भी नहीं है, बट हाँ ठीक है, अपन 180 के टर्म्स में बात कर सकते हैं कि लेस देन 180 वो एंगल आपको दिखेगा। चलिए नोट डाउन बेटे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले केस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला जो केस आ रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, H2O, ठीक है ना, H2O की बात चलने वाली है, ध्यान सुनिएगा। HF हमने पढ़ा, NH3 हमने पढ़ा, HCN का कोई ज्यादा रोल नहीं है, बट हमें H2O बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। अभी ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको लिखने की जरूरत नहीं, पहले स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा बेटा। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है, याद करिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 क्या बन रहे होते हैं बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। मुझे बताइए क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा, है। अच्छा, मान लीजिए अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, एक और वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन है या नहीं बेटा, है। ये एक्टिव हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन के सामने वापस से अगर फोन में से कोई आ जाए, फोन में से आने का मतलब उनके लोन पेयर से मतलब होता है बेसिकली अपने को, ठीक है ना। अगर एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन में से कोई आ जाए तो क्या एच बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। अच्छा, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 2। तो एक लोन पेयर के साथ यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और एक लोन पेयर के साथ यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इसका मतलब आप मुझे बताइए, अगर यहां पर एक और H2O होता, ध्यान सुनते जाएगा, समझते जाएगा, अगर यहां पर एक और H2O होता तो क्या ये वाला हाइड्रोजन भी एक्टिव होता कि नहीं होता बेटा? होता। और इसके सामने ये इससे बॉन्ड बनाता, ये इससे बॉन्ड बनाता। मुझे बताइए एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है? 4। एक तो इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर से। तो 2 तो हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट करा और 2 तो लोन पेयर ने पार्टिसिपेट करा। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 4। जबकि एक HF कितने बना रहा था? 2। या एक NH3 कितने बना रहा था? 2। अभी 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर 4 बन जाएंगे। अब एक बात और समझिएगा सर, अगर HF की बात हो रही है, अगर NH3 की बात हो रही है और अगर H2O की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और फिर आपको देखना है बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर, और फिर आपको देखना है बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से देखते आएगा। मुझे बताइए एक HF के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? 1। इसके पास कितने बेटा? 3। इसके पास कितने? 2। अच्छा, मुझे बताइए लोन पेयर फ्लोरीन के पास कितने हैं? 3। नाइट्रोजन के पास 1 और इसके पास 2।
अब आप जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उस तरह से हम लोग समझ रहे हैं ताकि एक बार दिमाग में फिट हो जाए। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप एक पॉइंट पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री में, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है कि भाई सामने वाला तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये वाला जो दूसरा रिएक्टेंट वो खत्म ही हो गया, तो फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाती है। तो वैसी कहानी यहां पर देखनी है। भाई हर हाइड्रोजन को एक लोन पेयर चाहिए, या हर लोन पेयर को एक हाइड्रोजन चाहिए। अगर हर हाइड्रोजन के लिए एक एक लोन पेयर अवेलेबल है, तो दोनों हाइड्रोजन दोनों लोन पेयर के साथ एच बॉन्डिंग कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन जाएंगे? 4, क्योंकि हर किसी के लिए कोई ना कोई अवेलेबल है। अब मुझे बताइए यहां पर हाइड्रोजन कितने? एक। और लोन पेयर कितने? 3। अब लोन पेयर तो 3 है और हाइड्रोजन तो एक ही है। तो एक हाइड्रोजन क्या तीनों से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा? नहीं। किससे बना पाएगा? एक से बना पाएगा। मतलब यहां पर हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर गया। ये तो फालतू पड़े हुए। तो एक हाइड्रोजन एच बॉन्ड बनाएगा और कितने लोन पेयर के साथ बनाएगा? एक के साथ। तो एक यहां से और एक यहां से, टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। अब मुझे बताइए अमोनिया में हाइड्रोजन कितने? 3, लेकिन लोन पेयर लिमिटिंग पड़ गया। तो 3 हाइड्रोजन थे तो 3 लोन पेयर होते तो 6 बॉन्ड बना लेते आराम से, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और लोन पेयर उसके लिए कितना अवेलेबल है? 1। तो बेटा एक लोन पेयर के साथ एक ही तो हाइड्रोजन एच बॉन्ड बना पाएगा, और इसलिए 1+1 की कंडीशन क्या बन जाएगी? 2। तो ये अपने को याद रखने का तरीका पता चल गया कि भैया कैसे एचएफ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एनएच3 में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वाटर में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे? 4। ठीक है, आइए देखते हैं, वापस से वाटर पे आते हैं। पहले वाटर का स्ट्रक्चर देखिएगा जरा ध्यान से। बेटे यहां पर ये एक ऑक्सीजन आ गया आपके पास, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और 2 लोन पेयर है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे अपने स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, वाटर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आपने सुना होगा, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारी बातें हमें डिस्कस करनी है, तो स्ट्रक्चर से देखते हैं। मुझे बताइए अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो बेटा इसका हाइड्रोजन अगले वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर से, और इसका हाइड्रोजन भी अगले वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर से, और ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर से जुड़ता जाएगा। तो इसके साथ H H H H, फिर नीचे वाले के साथ H H H H, इस तरह से बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो लाइन है आपको थोड़ी सी जिगजैग जिगजैग टाइप की दिख रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। आप चाहे तो डॉटेड लाइन बना लेंगे, जो जिगजैग लाइन है वो डॉटेड लाइन बना लेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में ये जो आपको ऐसा ओ टाइप का दिख रहा है, ये ओ नहीं है, ये स्पेस है, वेकेंट स्पेस है। ठीक है, ये जो वेकेंट स्पेस है इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। बेटी ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। पिंजरा, केज मतलब पिंजरा, इतना समझ में आता है। पिंजरे को जब अपन देखते हैं तो पिंजरे में बाहर तो लोहे की रॉड्स लगी हुई थी, लेकिन अंदर तो खोखला होता है पूरा। ठीक है ना, उसके अंदर अंदर में कोई मैटर कंटेंड नहीं होता। जब तक आदमियों को न ठूसते तब तक तो कोई मैटर नहीं होता, अंदर खाली होता, हवा होती है ना। वैसे यहां पर इसमें क्या हो रहा है, ये बाहर बाउंड्रीज तो बनी हुई है, लेकिन बाउंड्रीज के अंदर पूरा का पूरा खाली है, खोखला है, हवा भरी हुई है। तो आपको बाहर से जब अपन आइस को देखेंगे तो अपने को बाहर की बाउंड्री तो दिखेगी, लेकिन अंदर जो खोखलापन है वो अपन देख नहीं पाते, वो विजिबल नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि बाउंड्री से छुप जाता है। तो आइस के अंदर ऐसे ओपन केज स्पेसेस पाए जाते हैं, और उस ओपन केज स्पेस पाए जाने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। बेटा डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मैटर कंटेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम या मास कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहां पर कुछ भरा होता तो ये डेंस होता, पर अंदर से खोखला है तो डेंस होगा या लाइट होगा? बेटा लाइट होगा। तो इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है? वाटर के मुकाबले कम पाई जाती है, और इसीलिए मतलब जो आइस है वो वाटर के ऊपर क्या करता है बेटा? फ्लोट करता है। इस तरह की बातें आती है। पर खैर, पहले आप H2O स्ट्रक्चर ऑफ आइस में ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें करनी। मैंने आपको पहले ही बोला हमारे सिलेबस में एक तुच्छ सा चैप्टर है हाइड्रोजन, उसमें इस तरह की कुछ बातें दे रखी है जो आइस से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। उसको हम यहीं पर 3-4 पॉइंट्स है उसको मेंशन कर लेंगे, क्योंकि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड से लेना देना है, तो अपने को यहीं पे समझ में आ जाएंगी बातें। स्ट्रक्चर बना लें केवल, अभी लिखने का कुछ नहीं है इसमें भी। बन जाएगा स्ट्रक्चर है। कैसे बना? इधर देखो, 1 2 3, फिर इसके बीच में इसके ऊपर, इसी के नीचे है ना, गैप पे बना तो चल रहा। ऊपर 2, नीचे 3, फिर नीचे 2, 2 3 2।
तो गैप गैप में बनाते हुए चलो। चलिए बेटा ना, अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके बारे में अब हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो मैं पॉइंट्स बोलते जा रहा हूँ, वन बाय वन नोट करते जाइएगा, है ना। वाटर या आइस के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, देखेंगे ध्यान से, आइस हैज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, जिस पर भी हम लोगों ने बात करी। ड्यू टू विच डिस्टेंस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, हेंस वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। दिस इज द रीजन व्हाई आइस कैन फ्लोट ओवर वाटर। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, पॉइंट बोलते जा रहा हूँ, एक एक करके लिखते जाएगा। फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा, डेंसिटी ऑफ आइस, density of ice is less than water, density of ice is less than water, density of ice is less than water due to open cage like structure. Density of ice is less than water due to open cage like structure, due to open cage like structure. Hence ice can float over water. Hence ice can float over water. Hence ice can float over water. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस is maximum at 4 degree Celsius. Density of ice is maximum at 4 degree Celsius. Density of ice is maximum at 4 degree Celsius. ठीक है, ये जो डेंसिटी ऑफ आइस या डेंसिटी ऑफ वाटर कर लेना, आइस के बदले वाटर कर लो, बल्कि उसको ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपन 4 डिग्री की बात करें। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखो एक बात समझो, 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा क्यों है, उसका कारण क्या है। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, बट इसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या होता है, 0 डिग्री पे ही आइस बना हुआ है, ठीक है, 0 या लेस देन 0 पे ही आइस बना हुआ है। अब जैसे ही आप टेम्परेचर को 0 से 1 2 3 4 की तरफ बढ़ाएंगे, तो 1 2 3 4 की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या ये मेल्ट होना थोड़ा बहुत चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब जब ये मेल्ट होना चालू होगा तो ध्यान से रखना है ना, ये सपोज ये जो जितने एरिया में ये डायग्राम बना हुआ है इसको अपन 1 यूनिट वॉल्यूम मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, 1 यूनिट वॉल्यूम। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 2 3 4 5 6 7 वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो मास कितना हो जाएगा बेटा, 7 इंटू 18। एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 है, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल, 7 इंटू 18 अपॉन 1 यूनिट वॉल्यूम। अब मुझे ऐसा मान के चलो, ये इधर इसके ऊपर भी तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, इसके नीचे भी तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि अभी ये आइस फॉर्म में तो सब जुड़े हुए हैं ना, सॉलिड है, वहां पर मूव नहीं कर पा रहे, रिजिड है। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर 1 2 3 4 डिग्री किया, तो इसको मेल्ट होना चालू होगा, मेल्ट होना चालू होगा तो ये भी नीचे जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ कांस्टेंट कर लेते हैं, ताकि हमें जो समझना है 1 यूनिट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट वो समझ में आए। इसको यहाँ फिक्स कर दो। तो जब ये मेल्ट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा, आएंगे। पिघलेंगे तो पास पास आना चालू होंगे ऑब्वियसली। तो जब ये पिघलेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल थोड़े पास आना चालू हो जाएंगे, और पास आना चालू होंगे तो ऊपर वाला जो वाटर मॉलिक्यूल वो भी तो थोड़ा नीचे आना चालू हुआ होगा। और जब वो नीचे आना चालू हुआ होगा तो इतने एरिया में 1 यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पहले से बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो मास बढ़ जाएगा बेटा, और मास बढ़ जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। और 4 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम आपको मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो सर फिर 4 डिग्री के बाद तो और भी मेल्ट होगा, और भी मेल्ट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल तो पर यूनिट वॉल्यूम और भी बढ़ जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इवेपोरेशन भी चालू हो जाता है।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा थोड़ा इवेपोरेशन भी चालू होगा। तो 4 डिग्री वो ऐसा टेम्परेचर मिलता है वाटर के लिए जहां पर यूनिट वॉल्यूम वाटर मॉलिक्यूल आपको क्या मिलता है बेटा, मैक्सिमम। और इसीलिए वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम का बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पे। इवन भूल भी जाओ तो वाटर मॉलिक्यूल में मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 4। याद रख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है ना, कभी भूल जाए तो इन केस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ पॉइंट है इसके बारे में बोल रहा हूं। एनसीईआरटी में एक और स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट नंबर 3 बना के, पॉइंट नंबर 3 बना के लिखिएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज क्यूबिक at low temperatures. The structure of water is cubic at low temperatures. The structure of water is cubic at low temperatures. ठीक है, यहां पर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं करता एनसीईआरटी, सिर्फ इतना ही लिखता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज क्यूबिक एट लो टेम्परेचर। अब ये क्यूबिक कहने का मतलब क्या है, आप सॉलिड स्टेट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पर सॉलिड स्टेट के अंदर आपको अलग अलग टाइप के लैटिस बताए जाएंगे जिनका नाम होता है ब्रेविस लैटिस। और वो ब्रेविस लैटिस में अलग अलग लैटिस आएंगे, उसमें आपको जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, इस तरह के अलग अलग टाइप के लैटिस बताए जाएंगे। उसमें बेसिकली जो साइड्स होती हैं, जैसे आप 3D सेल मान के चलो, जैसे क्यूब मान के चल रहे हो, तो क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है और एंगल होते हैं अलग अलग। तो उन एंगल के एंगल सेम है कि अलग अलग है, कि दो एंगल सेम है, कि एक एंगल अलग है, कि सारी हाइट सेम है, कि सारी हाइट अलग है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के केसेस बताए जाएंगे आपको। तो उनमें से एक केस बनता है बेटा क्यूबिक। तो ये उसी क्यूबिक को मेंशन कर रहा है कि भाई वाटर जो है ना वो अपना स्ट्रक्चर फिक्स नहीं रखता है। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर में बहुत क्लियरली कि वाटर अपना स्ट्रक्चर क्या करता है, फ्रीक्वेंटली चेंज करता है। किसी टेम्परेचर पे तो ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। किसी टेम्परेचर पे इसने ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, किसी टेम्परेचर पे ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लेगा, किसी पे ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर बना लेगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। और लो टेम्परेचर पे इसका स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है बेटा, क्यूबिक। क्यूबिक मतलब सारी चीजें क्या मिलेंगी, आइडेंटिकल मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबिक। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना होगा क्यूबिक के लिए उसका कोई मेंशन नहीं है, बस इतना ही लिख रखा है, एट लो टेम्परेचर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज क्यूबिक। तो आपको एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि एट लो टेम्परेचर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज, तो अपने को ये पता होना चाहिए वो कैसा होगा, क्यूबिक। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद तो रखना पड़ेगा। अब याद कैसे रखेंगे बताइए क्यूबिक को, अरे बताओ कैसे याद रखोगे। आइस क्यूब्स, किससे याद रखेंगे, आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स क्या होते हैं, लो टेम्परेचर पे क्या बन जाता है, आइस क्यूब्स बन जाते हैं। बस उसी से थोड़ा सा अपन याद रख लेंगे, रिलेट रख लेंगे कि भाई यहाँ पर लो टेम्परेचर पे इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है बेटा, क्यूबिक। ठीक, एक और पॉइंट के ऊपर आते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगला पॉइंट क्या बोलता है एनसीईआरटी, वो सुनिए बेटा। एक बात बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड में सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, ठीक है ना, तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये कितने हाइड्रोजन से सराउंडेड है बेटा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाले से भी तो सराउंडेड है, दो, तीन, चार। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि इन स्ट्रक्चर ऑफ आइस ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली, चार चार से जुड़ा। मतलब अब आपको बोर्ड पे ये वैसे ही सिलिका जैसी कहानी है ये, कि सिलिका में मैंने बोलता है ऐसे बोर्ड पे तो अपन ऐसा बनाते हैं, बट सिलिका एक्चुअल में ऐसा होता है, ये भी वैसे ही होगा, बोर्ड पे ऐसा दिखेगा। तो एक ऑक्सीजन से एक, दो, तीन, चार हाइड्रोजन जुड़े होंगे टेट्राहेड्रली, ठीक है ना। तो यहां पर एनसीईआरटी क्या बोलता है कि इन स्ट्रक्चर ऑफ आइस ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम। पर मुझे एक बात बताओ, ये चारों हाइड्रोजन एटम जो जुड़े हुए हैं ये इक्विडिस्टेंट होंगे या नॉन इक्विडिस्टेंट होंगे, सोचिए आराम से, क्या होंगे, पक्का, क्यों है, इनका डिस्टेंस बराबर होगा क्या ऑक्सीजन से, ये वाले हाइड्रोजन का डिस्टेंस और ये वाले हाइड्रोजन का डिस्टेंस बराबर हो गया, बोर्ड पे बना तो हुआ, आराम से देख के बता सकते हो। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कारण, मतलब आपसे पूछना चाह रहा हूं एग्जाम में कभी आ जाए तो क्या रहेगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, तो कहना तो सही चाह रहा पर कह नहीं पाया। वीक बॉन्ड है वहां पर, जो बॉन्ड है वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। नॉर्मल जो ओएच वाला बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक फोर्स होता है। तो वीक फोर्स जो है उसका डिस्टेंस ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा होगा। पर एक बात सुनेंगे अभी ध्यान से, जो आप कह रहे हैं, जो मैंने बताया बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी चमत्कारी किताब, ठीक है। तो एनसीईआरटी सुनते जाना, एनसीईआरटी मतलब कुछ भी कर सकती है आपके साथ, आपको समझ में भी नहीं आएगा कब खेल हो गया आपके साथ, ठीक है।
तो आइए इसके ऊपर स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। चौथे नंबर का पॉइंट, इन आइस, इन आइस each oxygen atom, in ice each oxygen atom is tetrahedrally surrounded by 4 hydrogen atoms। यहां तक की तो बात सही है बिल्कुल। इन ice each oxygen atom is tetrahedrally surrounded by 4 hydrogen atoms। अच्छा, जो 4 हाइड्रोजन एटम होंगे ये इक्विडिस्टेंट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, तो इसलिए अपन इस पे कमेंट भी नहीं कर रहे, लेकिन कभी आ जाए कि ये इक्विडिस्टेंट है या नहीं है तो अपने को पता है कि ये इक्विडिस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहीं तक लिखा है आपको। अब आगे अगला पॉइंट बना के लिखेंगे ऑक्सीजन वाला, है ना, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। इन इन आइस ईच ऑक्सीजन एटम, इन आइस ईच ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय, each oxygen atom is tetrahedrally surrounded by 4 other oxygen atoms, tetrahedrally surrounded by 4 other oxygen atoms, tetrahedrally surrounded by 4 other oxygen atoms which are tetrahedrally surrounded by 4 other oxygen atoms which are equidistant, which are equidistant। तो ऑक्सीजन वाले तो इक्विडिस्टेंट है। अच्छा, ऑक्सीजन वाला क्यों इक्विडिस्टेंट है, इसका कारण क्या होगा बताइए। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तक जाने पर एक कोवेलेंट और एक हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, किधर भी चले जाइए, इधर से इधर जा रहे हो तो एक कोवेलेंट और एक हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, भले पहले कोवेलेंट बाद में हाइड्रोजन आ जाए या पहले हाइड्रोजन बाद में कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए, बट डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहने वाला है। तो ये पॉइंट है एनसीईआरटी के, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये वाला पॉइंट अगर किसी को नोट करना होगा तो कर लेना, वैसे तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बता दिया मैंने आपको। एक एचएफ कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2। एक अमोनिया कितना बनाएगा? 2। एक वाटर कितना बनाएगा? 4। क्या अमोनिया के केस में स्टेट चेंज होने के साथ साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड चेंज हो सकते हैं? तो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन हम जब भी यूज करेंगे तो हम एक अमोनिया के रेस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे? 2, क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट में इस बात को यूज करना है, हमें बॉइलिंग पॉइंट में इस बात को यूज करना है। चलिए ना, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो भी पॉइंट्स थे इसको डिस्कस करने के बाद आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अभी तक 3-4 एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कशन करे। अगला एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं 5th नंबर पे, जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा आ रहा है बेटा? बोरिक एसिड। ध्यान सुनिएगा, बोरिक एसिड क्या होता है बेटा? H3BO3। बोरिक एसिड को कई बार BOH का होल थ्राइस भी लिख दिया जाता है, तो ये नाम पता होना चाहिए अपने को। वैसे अपन जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे, ग्रुप 13 पढ़ेंगे, तो इसका हमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पढ़ना होता है। बोरिक एसिड 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, बोरिक एसिड में बोरॉन के साथ कितने OH जुड़े हुए हैं बेटा? 3। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ना तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। और ये फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है या नहीं बेटा? है। ये भी फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये भी फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन आगे 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 जाके किसी के साथ एच बॉन्डिंग कर सकता है। ये स्ट्रक्चर वैसे हम लोग आगे जाके बनाएंगे भी, बट अभी नोट कर सकते हैं फिलहाल के लिए। 6th नंबर पे आते हैं, ध्यान सुनिएगा। सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा बेटा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर आप वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ते हैं, आई है ना। वेंट हॉफ फैक्टर में आप एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं, और वहां पर आप ये पाते हैं कि भाई कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं, उनमें जो एक्चुअल मास होना चाहिए था उसके मुकाबले आपको कम मास देखने को मिलेगा, और जहां पर एसोसिएशन होता है वहां पर जितना एक्चुअल मास होना था उससे ज्यादा मास मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें आती है। तो आप देखिए एसिटिक एसिड, इसके बारे में आता है ना, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वेंट ऑफ फैक्टर में कि एसिटिक एसिड जो होता है इसका मास होता तो 60 है, लेकिन मिलता 120 है। और ऐसा क्यों होता है? 60 का 120 क्यों हो रहा होगा? एसोसिएट हो रहा होगा या डिसोसिएट हो रहा होगा? एसोसिएट हो रहा होगा। दो, इसके मतलब आप जब CH3COH की बात करते हो ना, तो एक CH3COH का मास कितना है बेटा? 60, पर 120 पे पहुंच रहा है, इसका मतलब है कितने COH मिल रहे होंगे बेटा? 2। इसका मतलब है ये क्या बनाता है बेटा? डाइमर बनाता है। तो ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर का भी पॉइंट है, तो ध्यान रखेंगे इसको। एसिटिक एसिड जो है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन से सॉल्वेंट इसमें चाहिए, है ना, ये कब एसोसिएट होगा? तो बेंजीन, या फिर आप ऐसा बोले नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं। बेंजीन इज अ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेंजीन याद करो, बेंजीन बताते तो मेरा डाइपोल मोमेंट कितना है? 0, है ना, याद करिए स्ट्रक्चर। तो ये क्या,
आप वो NO2 वाली क्यों दिमाग में लेके बैठे हो? बोरिया वाला क्यों सोच रहे हो? हर बार लो टेम्परेचर पे डाइमर बने ऐसा कुछ नहीं, वो NO2 वाली रिएक्शन में लो टेम्परेचर पे होता है, हर जगह नहीं होता, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं CH3COH का। बेटा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने CH3COOH है ना, ये वाला पार्ट, ये पहला एसिटिक एसिड है। अब इस एसिटिक एसिड में एक बात समझेंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या है बेटा, एक्टिव। और सिमिलरली एक और डाइमर के लिए एक और मॉलिक्यूल आया, एक और मोनोमर आया CH3COOH, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लिप हो गया है। इसका OH नीचे है, उसका OH ऊपर है। और बेटा इस एक्टिव हाइड्रोजन के सामने क्या फोन में से कोई आ रहा है तो हाँ ये एच बॉन्ड कर लेगा, और इस एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन में से कोई आ रहा है तो ये एच बॉन्डिंग कर लेगा। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर भी तो हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं है? क्यों नहीं? फोन से नहीं जुड़ा हुआ है तो, और क्या ये कार्बन से जुड़ा हुआ है? हाँ, लेकिन ये कार्बन sp हाइब्रिड है कि sp2 है कि sp3 है? sp3 है, सिंगल बॉन्डेड है, ये sp3 है, ये सिंगल बॉन्डेड है। 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा इसके साथ, ठीक है ना। तो ये sp3 और sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये डाइमर के स्ट्रक्चर है, नोट डाउन करिए इन दोनों स्ट्रक्चर को, आगे बढ़ते हैं और भी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा इस एग्जांपल को देखो आप, एसिटिक एसिड को, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो विद इन द मॉलिक्यूल बन रहा है या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, और दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है तो उसे बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। और दोनों मॉलिक्यूल सेम है या अलग अलग है? सेम है। तो इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी जितने भी एग्जांपल अपन पढ़ रहे हैं वो अभी सब होमो इंटर मॉलिक्यूलर का ही केसेस चल रहा है। हेट्रो और इंट्रा मॉलिक्यूलर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी पहले होमो इंटर मॉलिक्यूलर के एग्जांपल्स देख रहे हैं हमारे सिलेबस में जो आते हैं। बना लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर। एक बात समझेंगे यहाँ पर ध्यान से, एग्जांपल नंबर 7 लेता हूं मैं। मान लीजिए आपको बोला गया वाटर एंड H2O2, ठीक है, कंपैरिजन की बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिएगा। अगेन हाइड्रोजन चैप्टर जो तुच्छ चैप्टर है, वहां पर आपको H2O2 के बारे में भी पढ़ना है, और वहां पर H2O2 और वाटर के बारे में कुछ कंपैरिजन दे रखे, टेबल दे रखे, उसमें से कुछ बातें हम लोग यहाँ पर अभी समझेंगे। बेटा H2O की बात कर रहे हैं, तो अभी याद करिए H2O का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, पर मैं अब वैसा स्ट्रक्चर पूरा ओपन केज नहीं बना रहा हूं, मैं बस ऐसा नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन आपको बता देता हूं, क्योंकि हमें बस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह वगैरह को समझना है। तो आइए उस पर बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये 3 केसेस मैंने बना दिए, वाटर है। अब जब मुझे बताओ, क्या इसमें ये एक्टिव हाइड्रोजन, 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 ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है? बेटा है। और ये एक्टिव हाइड्रोजन इसके लोन पेयर से, ये इसके लोन पेयर से, ये इसके लोन पेयर से, ये इसके लोन पेयर से एच बॉन्ड बना देगा। अब यहां पर हम दो बातें डिस्कस करेंगे, एक तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? क्वांटिटी। और एक होगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। याद करिए कल हमने स्ट्रेंथ पे डिस्कशन भी किया था प्रीवियस क्लास में, कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है, अगर डेल्टा प्लस बराबर होता है तो लो ईएन ऑफ वाई जितना ज्यादा, मतलब लो ईएन होगा उतना आसानी से वो लोन पेयर देगा और उतनी आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब हमें यहाँ पर एक्सटेंट और स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, और किस किस के बीच में कंपेरिजन करने वाले? H2 और H2O2, वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड, दोनों की बात यहाँ पर होने वाली है। पहले आते हैं एक्सटेंट पे। एक्सटेंट का मतलब हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4, ठीक है, एक वाटर मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अच्छा मुझे बताइए, ये मैंने बनाया H2O2। H2O2 का स्ट्रक्चर क्या हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता? होता है। अच्छा अगर ये हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है तो ये इसके लोन पेयर है, ये इसके लोन पेयर है। आपने एक बात सुन रखी है कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उसके अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, तो यहां फ्री रोटेशन है या नहीं है? पक्का सोच लो, काहे नहीं है? वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर ऐसा बोला जाना चाहिए था कि वो मॉलिक्यूल जिसमें सिग्मा बॉन्ड विथ लोन पेयर होते हैं उसमें फ्री रोटेशन नहीं होता, ऐसा स्टेटमेंट चलता मार्केट में। फिर ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए था।
अगर लोन पेयर इज द रीजन, तो फिर ऐसा आपको आज तक जो पढ़ाते हैं सिग्मा के अलोंग फ्री रोटेशन होता, फिर ऐसा पढ़ाते कि सिग्मा तो हो लेकिन अगर लोन पेयर ना हो तभी फ्री रोटेशन होगा, और सिग्मा के अलोंग अगर लोन पेयर आ जाएगा तो फिर फ्री रोटेशन नहीं होगा। फिर ऐसा पढ़ाते हैं अगर लोन पेयर रीजन होता, या आप जो सोच रहे हो सही होता तो। इसलिए बोल रहा हूँ चलता है मार्केट में, जो आप बोलते हैं इसमें फ्री रोटेशन नहीं है, जो आप बोल रहे हो। रीजन भी वही बताते जो आप बता रहे हो। तो आप लोग सही लेवल तक तो पहुंच चुके हो, मतलब कई लोगों के लेवल तक तो टच हो चुके हो आप। गुड्डू भैया ने पढ़ाया भी, ये नहीं पढ़ाया? हाँ, डायहेड्रल एंगल वगैरह बताए होंगे कुछ। वही तो बोल रहा, तुम उसी लेवल पे पहुंच गए जो दुनिया में बाकी लोग उसी लेवल पे, तुम थोड़ा अलग हो गए। उस लेवल पे रह जाओगे तो फिर क्या मतलब है? इसका रोटेशन होगा लेकिन रिस्ट्रिक्टेड होगा, ऐसा नहीं कि ये घूम नहीं सकता। फ्री रोटेशन होगा लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इसके अलोंग फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मार्केट में भरपूर चलता है, इसमें रोटेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फ्री रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इनका जो बढ़िया तरीके से डिफरेंस है, ठीक है, वो पता होना चाहिए अपने को। लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, क्या, चलो अभी एक बात करते हैं, इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। यहां पर मैंने बोला एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है बेटा? 4। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा? है, ये भी एक्टिव है। अच्छा, जैसे इसके पास 2 एक्टिव थे तो उन्होंने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, और एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे? 2, तो उन्होंने भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। मुझे बताइए क्या ये दोनों एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा? है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजन फोन वाले जो लोन पेयर है, क्या ये भी एच बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड निकालना चाहूं, क्या बोला मैंने? मैक्सिमम। तो बताइए मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे? 6। एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 4। और एक H2O2 मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा बेटा? 6। ये मैक्सिमम की बात चल रही है, मैक्सिमम की बात चल रही है। तो मुझे बताइए एक्सटेंट किसका ज्यादा होगा, वाटर का या H2O2 का? H2O2 का। तो एक H2O2 मैक्सिमम यहां से यहां से यहां से यहां से H बॉन्ड बनाना चालू कर दे तो कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा बेटा? 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब इधर ध्यान से देखना, सपोज मैं एक और H2O2 बना रहा हूं, ठीक है, ताकि हमें स्ट्रेंथ का भी जो कंपैरिजन करना है उस पर भी बात हो जाएगी। एक H2O2 ये मैंने बनाया। अब एक बात देखेंगे ध्यान से, यहां पर जिस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग कर रहे हैं, अब इनमें से कोई सा भी हाइड्रोजन बॉन्ड ले लें, मैं सपोज ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड लेकर चल रहा हूं, ये वाला, ठीक है ना, और मैं यहां पर सपोज ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड लेके चल रहा हूं, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करनी। मुझे बताइए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? डेल्टा प्लस ऑन हाइड्रोजन। मुझे बताइए यहां पर जो हाइड्रोजन एच बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना, ये एक्स है, ये एच है और ये वाई है। यहां पर देखिए ये एक्स है, ये एच है और ये वाई है। अब मुझे बताओ इस हाइड्रोजन पे जो डेल्टा प्लस आएगा वो किसकी वजह से आएगा? ऑक्सीजन की वजह से। और यहां पर इस हाइड्रोजन पे जो डेल्टा प्लस आएगा वो भी किसकी वजह से आएगा? ऑक्सीजन की वजह से। तो क्या ऑक्सीजन की वजह से आने वाला डेल्टा प्लस अलग होगा या बराबर होगा? बराबर। डेल्टा प्लस ऑन हाइड्रोजन इज आइडेंटिकल। दूसरे नंबर पे बताओ क्या देखते हैं बेटा? लो ईएन ऑफ वाई। अच्छा, इसका वाई कौन है? ऑक्सीजन। अच्छा, इसका वाई कौन है? ऑक्सीजन। दोनों वाई भी इस बार क्या हो गए? सेम। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम हो जाएगी, अभी फर्क है दोनों में। देखो क्या फर्क है। जब डेल्टा प्लस और वाई वाला जो 2 फैक्टर हमने पिछली क्लास में बात करता हूं काम ना करे, क्योंकि इसी में सिर्फ उसकी जरूरत पड़ेगी, पर ये काम का इसलिए समझना जरूरी है। तो आपको एक बात बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच का अट्रैक्शन है? चार्जेस के बीच का। तो आपको यहां पर जो डेल्टा प्लस है उसके अलावा डेल्टा माइनस को भी ध्यान देना। इधर ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर देना है, ये वाई है, तो ये लोन पेयर कब आसानी देगा? मुझे बताओ इस हाइड्रोजन की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आएगा? एक डेल्टा माइनस। और इस हाइड्रोजन की वजह से भी इस पे क्या आएगा? एक डेल्टा माइनस। जबकि यहां पर जो वाई है इस पर
याद करो डाइपोल मोमेंट में पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड वाली बात करी थी। ये वाले बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, लेकिन इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पे क्या आएगा, माइनस। इधर ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, इधर ऑक्सीजन पे 1 माइनस है। मुझे बताओ इसका 1 अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मुझे बताओ यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस में कितना है 1, माइनस में कितना है 2, तो ये 1 × 2 टाइप का इंटरेक्शन है। और यहां पर H पर चार्ज कितना है बेटा 1, और O पे माइनस भी कितना है 1, ये 1 × 1 है। तो बताइए दोनों में से, और ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन नहीं होगा। तो मुझे बताइए यहाँ अट्रैक्शन में 1 × 1 है, यहाँ पर अट्रैक्शन में 1 × 2 है। ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा, H2O2 में या वाटर में, वाटर में। और इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में से ज्यादा आपको किसकी देखने को मिलेगी बेटा, वाटर की। तो ध्यान रखिएगा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत इजी, आपको H2O2 ज्यादा मिल जाएगा। स्ट्रेंथ में कभी ये सब चीजें याद ना है तो बस इतना सिंपल से याद रख लेना, जो एक्सटेंट का ऑर्डर है उसका रिवर्स आएगा, स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमेशा नहीं होता। कॉन्सेप्ट मत बना लेना, जुगाड़ बताए याद करने का कि H2O2 और H2O में एक्सटेंट और स्ट्रेंथ में से किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है बेटा, वाटर का। और क्यों है आपको सीधे सीधे यहाँ पर चार्ज के बेसिस पे पता चल जाएगा कि यहाँ पर 1 × 2 टाइप का चार्ज इंटरेक्शन है, और यहाँ पर 1 × 1 का है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा देंगे, सिंपल सा कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे। और यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। नोट डाउन करें, से बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि इनमें से किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, किसका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि आगे हमें बॉइलिंग पॉइंट जो पढ़ना है उसमें ये भी कंपैरिजन आएगा H2O और H2O2। टीवी के अंदर ये ब्लू कलर थोड़ा ज्यादा ही लाइट मारता है ना। ऐसे माइथोलॉजिकल सीरियल्स में नहीं करते, भगवान भगवान ये ऐसे कुछ आते हैं तो उनके पीछे से अलग से लाइट चमकती है, वैसे ही ये वाला कलर ऐसा दिखता है। एनसीईआरटी रखा है भाई की। अच्छा लेकिन यार तो भगा देते बढ़िया। ये तो अच्छा है कि मंगा के भगाते हैं, जो मार्केट में चले जाओगे तो लोग बाग की एनसीईआरटी लेके आए, चल भाग यहाँ से, ऐसे है। हाँ आप लोगों के पास एनसीईआरटी लेके चले हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे वक्त, ये एनसीईआरटी समझना और समझाना बहुत टेढ़ी खीर है ना, उसमें लाइन जरा सी लिख देता है, अब उसका मीनिंग निकालने के लिए आपको 10 किताबें देखनी पड़ती है, इतना टाइम किसके पास है मार्केट में। नोट्स पढ़ पढ़ के तो पढ़ा देते हैं, तुम ये नोट्स लिख के ले जाओगे, ये किसी दुकान पे दोगे जेरोक्स वाले को, फिर वो जेरोक्स वाले को ले जाएंगे खरीद के हर साल अपडेट करते हैं। अच्छा इस साल ये पढ़ाया, ठीक है ये पढ़ाएंगे इस बार ये पढ़ाया, अच्छा इस साल ये भी पढ़ाना पड़ेगा लगता है, ऐसा चलता है। चलो लिख लिया बेटा सबने, चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें, हो गया बेटा इतना ही समय है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं ना, तो वो आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ KHCO3 एंड NaCO3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अभी हम लोग जब सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, ये जो दो केस आप पढ़ने वाले ना, जब आप सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा सॉल्युबिलिटी के अंदर। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक और पॉइंट आता है कि जब आप एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक में आपको सॉल्वे प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। उस सॉल्वे प्रोसेस में भी इससे रिलेटेड कुछ बातें वहां पर आपके सामने आएगी। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब आपने 10th में भी पढ़ा होता है। अगर किसी को सॉल्वे प्रोसेस नाम ना समझ में आ रहा हो तो हम लोग बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो NaSCO3 का बताइए नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट।
या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको। इसका नाम क्या होगा बेटा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको आयंस में अगर आप ब्रेक करेंगे तो इस तरह से आयंस में ब्रेक हो जाएगा। HCO3- जो आयन होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान सुनिएगा, आपको बोल रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा मिलता है बेटा, पॉलीमर, लेकिन पोटेशियम बाइकार्बोनेट कैसा मिलता है बेटा, डाइमर। अब इसका रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है, उसका कारण समझते हैं। ये बात बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड जब आप बनाने जा रहे हो तो ये KHCO3 या NaHCO3 जो कंपाउंड है ये आयनिक है या कोवेलेंट है बेटा, आयनिक। ऑब्वियसली मैंने आयंस में ब्रेक कर रखा है। तो ये जो HCO3 है ना, एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। partially positively hydrogen directly covalently bonded to phone sp hybrid carbon वगैरह वगैरह। ये जो HCO3 है ना, ध्यान सुनिएगा, HCO3 का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। HCO3 का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इस पे O- डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HCO3। ठीक है, ये आ गया। अगर यहां पर भी H लगाता तो बन जाता H2CO3, ऑक्सी एसिड बन जाता आपका, ये ऑक्सी एनायन उसका। एक और H हटा दोगे तो कार्बोनेट बन जाएगा, CO3 2-। अब मुझे बताओ, इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है, क्या ये फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हुआ। अगर ये एक्टिव हाइड्रोजन है, अगर ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो क्या ये आगे H बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है या नहीं है बेटा, है। तो ये एक बाइकार्बोनेट आया, ऐसे ही दूसरा बाइकार्बोनेट आयन आ रहा है। ठीक है, ध्यान से किया, एक और बाइकार्बोनेट आयन आया, एक और बाइकार्बोनेट आयन आया। इस तरह से कई सारे बाइकार्बोनेट आयन आते जाएंगे, आगे भी और पीछे भी इस तरह से आते जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, इस पे आ गया डेल्टा प्लस, इस पर आ गया डेल्टा प्लस, और सामने कौन आ रहा है, फोन। इसके ऊपर आ गया डेल्टा प्लस, सामने कौन आ रहा है, फोन। इसके ऊपर आ गया डेल्टा प्लस, सामने कौन आ रहा होगा, फोन। इस तरह से ये चेन बनती जाएगी। तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। अभी आप सोडियम और पोटेशियम पे फोकस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ अपना फोकस किसके ऊपर है, बाइकार्बोनेट आयन पे। दोनों की कंडीशन एक जैसी है, दोनों के अंदर कौन से आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बाइकार्बोनेट में हो रही है, इसमें सोडियम और पोटेशियम का कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात समझना, ऐसे का ऐसा बाइकार्बोनेट में नीचे भी कर दो। ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट की कहानी तो बिल्कुल सेम है, तो अगर ऐसे ही नीचे बनाते तो समझते हैं उसको। अच्छा मुझे बताओ, इस पे जो माइनस है उसको सेटिस्फाई करने कौन आ रहा है, सोडियम। क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की। मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया अपन ने, इस माइनस को ये प्लस बैलेंस कर रहा है। यहां पर भी मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का Na प्लस बना देता हूं, यहां पर भी मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का Na प्लस बना देता हूं। ये मैंने बना दिया Na प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, अब मुझे बताओ, सोडियम का जो साइज है वो छोटा होता है। सोडियम और पोटेशियम के साइज की अगर हम बात करें, याद करो एस ब्लॉक के साइज का ऑर्डर पड़ता है जिग जैग उल्टा एन। क्या सोडियम और पोटेशियम के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता था कि नहीं आता था, आता था। तो सोडियम का साइज छोटा है, बना दिया अपन ने। अच्छा मुझे बताओ, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या ये दोनों में, सोडियम और सोडियम में डिस्टेंस है कि नहीं है, है। तो ये एक दूसरे पे रिपल्शन नहीं मारेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मारेंगे, और उस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग नहीं हो रही है और बनते जाएगा। इस वजह से इसका क्या बन सकता है बेटा, पॉलीमर, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी चेन बनने में। लेकिन अब क्या होगा, सोचो, यहां पर अगर ये बाइकार्बोनेट आयन अपन लेते, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर ये बाइकार्बोनेट अपन लेते और यहां पर भी एक बाइकार्बोनेट आयन अपन इसी तरीके से लेते, और इसके सोडियम के बदले किसको लाते, पोटेशियम को। पोटेशियम का जो साइज है ना, वो सोडियम के मुकाबले बहुत बड़ा है, और इस वजह से ये जो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके रिपल्शन होंगे तो ये भी दूर चले जाएंगे, नहीं, ये दूर नहीं जा सकते, क्योंकि दूर जाएंगे तो ये बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। तो इनको तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, कि इससे ज्यादा दूर हुए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं पाएगा। तो उस डिस्टेंस पर जब ये दोनों आते ना, तो इनके साइज बड़े होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल कर देते हैं, और रिपेल करने की वजह से इनको दूर जाना पड़ेगा, और दूर जाना पड़ेगा तो फिर तो बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। अच्छा बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो सर यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ नहीं बन पाएगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, फ्लिप हो जाते हैं, स्ट्रक्चर फ्लिप हो जाता है। अब स्ट्रक्चर फ्लिप होने से क्या फायदा होगा, आइए उस पर बात करते हैं। स्ट्रक्चर फ्लिप होने से फायदा यह होगा कि देखिएगा, यहां पर आ गया OH, यहां पर आ गया OH, और देखिए अगला वाला जो O है वो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे O माइनस, यहां पर ले लिया अपन ने OH, और यहां पर ले लिया अपन ने डबल बॉन्ड O। अब देखो इसका जो K प्लस आएगा वो इधर आना पड़ेगा, क्योंकि इसका माइनस नीचे की तरफ है। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव है, हाँ, और एक्टिव हाइड्रोजन के सामने कौन आ रहा है बेटा, फोन।
और मुझे बताइए ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं बेटा, है। इसके सामने भी कौन आ रहा है, फोन। तो ये इस तरह से एच बॉन्डिंग करेंगे, और जब ये एच बॉन्डिंग करेंगे तो एक K+ और एक K+ दोनों अलग अलग रहेंगे, और अलग अलग रहेंगे तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा कि अगर सर वापस से एक और कार्बोनेट लाऊं, बाइकार्बोनेट लाऊं ऐसे ऊपर, तो क्या वो भी हो सकता है? तो दिखेगा तो सही कि सर वो भी हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर आया O-, तो फिर एच बॉन्ड बनाएगा किससे? देखो एच बॉन्ड बनाएगा किससे? पॉसिबिलिटी नहीं है। वो पॉसिबिलिटी नहीं है मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं पाएगा। और इवन अगर सीधे SCO3 लाएंगे ना, तो बेटा इसका साइज और इधर जो K+ होगा उनका साइज वाकई में इतना बड़ा होता है कि वो दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। मतलब ये जो साइज होता है ना, बहुत बड़ा साइज होता है K+ का। तो अगर दूसरा K+ ऊपर आएगा भी ना, तो वो एक दूसरे को क्या मारेंगे बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस मारेंगे। बोर्ड में तो अपन ने साइज छोटा दिखा रखा है, और या फिर इनको बाइकार्बोनेट को अपन ने दूर दूर बना रखा है ताकि डायग्राम क्लियरली दिखे अपने को। पर जो अगला बाइकार्बोनेट अगर आप वैसा वाला लेके आते हो, उसका जो K+ होगा ना, वो दोनों के बीच में भी क्या लगता है, रिपल्शन। और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या बना के आ सकता है बेटा, डाइमर। और ये क्या बना सकता है बेटा, पॉलीमर। नोट डाउन करिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो स्मॉल साइज की वजह से पॉलीमराइज हो जाता है, जबकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो लार्ज साइज के कारण केवल डाइमराइज हो पाता है। रीजन भी यहां पर लिख ही देता हूं, डाइमर सॉरी पॉलीमर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Na+, और ये बनाएगा डाइमर ड्यू टू वेरी लार्ज साइज ऑफ K+। का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है Na+ के मुकाबले, इसलिए वो स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, रिपल्शन होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़ नहीं पाएंगे, दो ही जुड़ पाएंगे फ्लिप होकर। बना लिए बेटे, जल्दी बना, इतना क्या, दो तो डायग्राम बनाने उसमें इतना टाइम ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसके बाद अगले एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो HCN वाला है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, sp हाइब्रिड कार्बन वाला। अगला एग्जांपल जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ध्यान से देखिएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले फिनॉल ग्रुप आपको पता होगा कि इस तरह से जब OH आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, फिनॉल ग्रुप बोल देते हैं। और कौन सी पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है बेटा, पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन मतलब 1,3 1,2 1,3 1,4 में से कौन सा हो जाएगा बेटा, 1,4। ठीक, ये आ गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। ध्यान सुनना, ध्यान समझना इस केस को, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। और एग्जाम में कई बार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट को लेकर क्वेश्चन आ चुका है। ये आपके एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। बट बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको कवर कर लेते हैं, पर बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पर एक बात बताओ, क्या ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है। और एक्टिव हाइड्रोजन के सामने अगर फोन आ जाए, कौन आ जाए, फोन, तो क्या वो एज बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। अच्छा मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है पूरा, इसी मॉलिक्यूल में ध्यान से देखना, 2 मिनट है ना, डायग्राम मत बनाना। क्या यहां पर इसके सामने फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है। और विद इन द मॉलिक्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो उस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं बेटा, इंटर या इंट्रा, इंट्रा। तो ये एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, डिस्टेंस। सारा खेल ध्यान से याद करें, मैंने आपको बोल रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टेंस डिपेंडेंट अट्रैक्शन होता है, और इसीलिए यहां पर डिस्टेंस का रोल होता है। अगर ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो
या मेटा वेटा पे होता तो फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी होती, क्योंकि 1 2 1 3 फिर भी 1 4 के मुकाबले पास होते, और इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर बन नहीं पाएगा। तो एक बात क्लियरली हम लोग समझ लेंगे, वो बात ये है कि बेटा पैरा पोजीशन पे जब भी कोई ग्रुप आएगा ना, कौन से पोजीशन पे, पैरा, तो पैरा पर आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हुए नहीं मिलेगी। अब इसीलिए जब इसमें इंट्रा नहीं हो पाएगी तो उसको इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी होगी। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए अगला पैरानाइट्रोफिनॉल आएगा, लेकिन वो फ्लिप होके आएगा। जब फ्लिप होके आएगा तो ये डायग्राम में यहां पर कौन आ जाएगा बेटा, OH, और यहां पर कौन आ जाएगा बेटा, NO2। ठीक है, ये आपने एक पैरानाइट्रोफिनॉल लिया, दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल लिया, फ्लिप करके ले लिया बेटा। यहां पर डेल्टा प्लस है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन आ रहा है, यहां पर भी एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन आ रहा है। इस तरह से ये क्या कर लेंगे बेटा, एच बॉन्डिंग कर लेंगे। एच बॉन्डिंग विद इन 1 मॉलिक्यूल हुई है, विद इन 2 मॉलिक्यूल हुई है बेटा, 2 मॉलिक्यूल के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर। दोनों मॉलिक्यूल सेम है अलग है, सेम है, फ्लिप होके आया, बस है तो सेम, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक और सवाल आपके मन में आ सकता है, वो सवाल क्या है, ध्यान सुनिएगा। यहां पर सर आपने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी है, उसमें आपने जिस ऑक्सीजन को यूज किया है, वो ऑक्सीजन NO2 का कौन सा है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना। अब एक बात सुनना, बाद में आपके मन में सवाल आ सकता है, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी उठाएंगे ना, तो एनसीईआरटी में दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां पर उसने डबल बॉन्डेड वाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करा रखी, उसने कोऑर्डिनेट वाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा रखी। किससे करा रखी, और मैंने यहाँ किससे बताया। तो अब एग्जाम में इसमें क्या डिफरेंस है, डबल बॉन्डेड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा ज्यादा करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, डबल बॉन्डेड वाला या कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है, दोनों सेम ही है, या कॉन्जुगेशन है बेटा, ना कहीं सिंगल बॉन्ड है ना कहीं डबल बॉन्ड है, दोनों जगह पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो चाहे आपको डबल बॉन्ड से दिखाया जाए और चाहे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाया जाए, मीनिंग सेम ही, और इसलिए मैंने यहाँ डबल बॉन्ड से बनाया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा दे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इसमें, अगले केस की तरफ ध्यान सुनेगा। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल पढ़े वो सब क्या थे बेटा, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस पढ़ रहे थे, हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस पढ़ रहे थे, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है ना, फर्स्ट एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर में हमने फर्स्ट टाइप क्या पढ़ा बेटा, होमो इंटरमॉलिक्यूलर। इसी का सेकंड टाइप अब हमको पढ़ना है, दैट इज हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आते हैं इस पे, सेकंड टाइप का जो कैटेगरी हमें पढ़ना है, दैट इज हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो एग्जांपल आपके सामने, एक अल्कोहल वाटर और एक फिनॉल वाटर। ध्यान सुनना, इसमें ज्यादा एग्जांपल पढ़ने भी नहीं, दो ही एग्जांपल समझ लो, पर ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर बात आएगी बेटा सॉल्युबिलिटी की, इसको एप्लीकेशन की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हो, और एप्लीकेशन के ये एग्जांपल है। अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, और बताइए अल्कोहल सॉल्युबल होता है वाटर में या इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल। ठीक है, मूवीज में देखा होगा ना, हाँ, हर चीज एक्सपेरिमेंट करना जरूरी थोड़ी है। ठीक है, तो आपने ऐसा देखा होगा कि अल्कोहल जब लिया, जैसे वाटर में अल्कोहल मिला दो, अल्कोहल में वाटर मिला दो, बात एक ही, ठीक है ना। तो उसको मिक्स करेंगे, स्टिर करे बिना भी धीरे धीरे डिजोल्व हो जाते हैं, एक बार स्टिर कर दे तो फटाफट डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसे फिनॉल, फिनॉल पोछा ओछा लगाते रहते हैं, पानी मिलाया धीरे धीरे घुल जाए, थोड़ा बहुत घुमा दिया तो। अब इस पे नहीं आया मजा तुमको, है ना, अल्कोहल में बहुत मजा आया तुमको। तो अब अल्कोहल इन वाटर एंड फिनॉल इन वाटर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होती है बेटा, अच्छी होती है। ठीक है, अब आपसे ये सवाल पूछता है कि अल्कोहल वाटर में जितना सॉल्युबल होना था, ध्यान सुनना है ना लैंग्वेज को, अल्कोहल वाटर में जितना सॉल्युबल होना था या फिनॉल वाटर में जितना सॉल्युबल होना था, भैया अल्कोहल एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये भी पोलर है ना, इनका डायपोल में नॉन जीरो होता है। तो पोलर इन पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक तो होता ही है, लाइक डिजॉल्व लाइक तो होता ही है। ये सॉल्युबल तो होना था, लेकिन जितना सॉल्युबल होना था उससे ज्यादा सॉल्युबल मिलता है। ये भी जितना सॉल्युबल होना था उससे ज्यादा सॉल्युबल मिलता है, और ज्यादा सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में, जब अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो चैप्टर आपके एनसीईआरटी का उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिनॉल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई अल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी क्यों होती है, तो उसमें एक रीजन तो लाइक डिजॉल्व लाइक आ ही सकता है,
पर लाइक डिजोल्व लाइक ना दिया हो तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी उसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, बिकॉज मेन रीजन हाईली सॉल्युबल होने का क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जरा एल्कोहल और वाटर का स्ट्रक्चर देखें इधर, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा ये अपन ने ROH ले लिया, दैट इज अल्कोहल, ठीक है, वी शेप बेंड शेप टाइप का ले लिया। और यहाँ पर क्या ले लिया बेटा, वाटर, तो अल्कोहल और वाटर है। और फिनॉल वाटर की बात करें तो ये अपन ने बना दिया फिनॉल, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया बेटा, वाटर, ठीक है। तो अल्कोहल वाटर और फिनॉल वाटर की बात करें, एक बात बताइए, क्या यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है। और एक्टिव हाइड्रोजन के सामने कौन आ रहा है बेटा, फोन, तो क्या ये एच बॉन्डिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। यहाँ पर बताइए ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है, और सामने कौन आ रहा है बेटा, फोन, तो ये एच बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है वो विद इन द मॉलिक्यूल हुई है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी विद इन द मॉलिक्यूल हुई है या दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल। क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम है, अलग है, क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम है, अलग है, अलग है। तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोला जाएगा बेटा, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो ही एग्जांपल इसमें पढ़ेंगे, आप चाहो तो रीजन भी लिख लेना। अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिनॉल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली कभी भी आ सकता है इसका रीजनिंग वगैरह, तो सिंपल सा एक रीजन है, दिमाग में रहना चाहिए। चलिए नोट डाउन बेटे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कशन करा हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, अब आगे देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब बात होगी, अच्छा एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने, पहले इसको भी बात कर लेते हैं, चलता है मार्केट में क्वेश्चन, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शंस लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एग्जिस्ट, है ना। इसके बाद इंट्रा पे बात करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एग्जिस्ट। मतलब इंडिविजुअली बात होगी इसके ऊपर, ऐसा नहीं सोचना कि कोई एक करेक्ट ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन एग्जिस्ट करता है, कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, सब पे डिस्कशन होगा। बताइए पहला वाला केस, क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, करता है। अब अगर ये भी नहीं पता कि ये एग्जिस्ट करता है तो खेल खत्म है आपका, ठीक है ना। पूरा इक्विलिब्रियम आपने 11th में पढ़ा होगा, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आपने बार बार निकाली होगी, तो H3O+ को अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। अरे एक बात बताओ, H+ का कोई फ्री एग्जिस्टेंस है क्या, H+ आयन, अरे ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अपन पूरी केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछता है। एनसीईआरटी खरीदे हो, अरे खरीदे हो कि नहीं खरीदे हो, घर जाइएगा, एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 2, ब्राउन कलर का कवर होगा, थोड़ा सा रेड ब्राउन तरह का, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। उसमें हाइड्रोजन चैप्टर उठाइएगा, कौन सा चैप्टर, और उसके जो शुरू के 1-2 पेज है उनको पढ़िएगा अच्छे से, वहां आपको उसका जवाब मिलेगा, पढ़ के आएंगे, है ना, पढ़ लेना, काम की बात है, नहीं पढ़ोगे तो फिर जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, है ना। अब आते हैं यहाँ पर, ये केसेस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला केस कौन सा है बेटा, H3O+। आप जानते हैं H2O जो होता है वाटर, वाटर के साथ अगर हम लोग किसका रिएक्शन करा देते हैं बेटा, H+ का, तो वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, H3O+ का, ठीक है। यहाँ पर ये पिरामिडल शेप का बन के आ जाता है, जैसे अमोनिया होता है उस तरह का शेप है, बट मैंने बोर्ड पे इस तरह से बना दिया, अब करेक्ट ही कर देता हूं, चलिए बना देते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन
और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर है इसके पास, और यहाँ पर एक H प्लस जुड़ा हुआ है। H प्लस कैसे जुड़ा होगा, इनके बीच में क्या बना होगा बेटा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या आ रहा है कि ये H3O प्लस का एग्जिस्टेंस है, ये तो हर कोई जानता है। अब क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, और जो अगला वाटर मॉलिक्यूल आएगा ना, वो इसके साथ एच बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन था। एक्टिव हाइड्रोजन के सामने कौन आ जाएगा, फोन। क्या इसके साथ भी ऐसी कुछ कहानी हो सकती कि नहीं हो सकती, हो सकती है। फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव और उसके सामने फोन आ गया, और यहां पर भी इसके साथ ऐसी कुछ कहानी हो सकती कि नहीं हो सकती बेटा, हो सकती है। अब आप जरा चेक करिए, जब ये एक ही H2O जुड़ पाता, तो H3O प्लस में जब आप एक H2O जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, H5O2। जब आप H5O2 में एक H2O जोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा, H7O2। और जब आप उसमें एक और जोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा, H9O। तो ये इस तरह से इनका एग्जिस्टेंस है, और ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं ये आपको यहां पर दिखा रखा है। अब ये बात बहुत चमत्कारी किताब है, कहाँ क्या लिखता पता ही नहीं देखता, लिख देता हर चीज। कहाँ लिखा है, कहाँ है, कहाँ है, एनसीईआरटी में। बहुत बढ़िया। तुम क्या करते हो, पढ़ाई करता हूँ, ये नहीं पता किस चीज की पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई जरूर करता हूँ। कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में, किस जगह, हाइड्रोजन चैप्टर में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखो, एसिड बेस थ्योरी है ना, जाके पढ़िए। ठीक है, ये सब आपको मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, ये क्वेश्चन इसीलिए अराइज हो सकता है। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे अब इसमें। आइए अगले पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम समझ में आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे बेटा, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जरा ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात कर रहे हैं। यहां पर आ गया OH, दिस इज फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन पे हमने कौन सा ग्रुप लगा देना है बेटा, नाइट्रो ग्रुप लगा देना, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब एक बात समझिएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करें, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पैरा नाइट्रोफिनॉल पढ़ा था। ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल था, क्या इसके अंदर विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रही थी कि नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी, क्योंकि क्या था, डिस्टेंस ज्यादा था। लेकिन अभी हम लोगों ने OH का जो हाइड्रोजन है, क्या वो एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है, और इसके सामने फोन में से अगर कोई आ जाए तो क्या ये एच बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता बेटा, कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये विद इन द मॉलिक्यूल बन रहा है, और डिस्टेंस कम होने की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, डॉट मैंने जो बनाई कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपको एक रिंग बनती हुई दिख रही है ना? क्योंकि पहला सवाल यही उठता है कि भाई दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था वो तो समझ में आता है कि इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस नाम की कुछ चीज होती है, और वो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन था। लेकिन यहां तो विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, तो क्या जरूरत पड़ गई विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की? क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे तो इस फॉर्मेशन, इसकी वजह से एक रिंग का फॉर्मेशन। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये जो रिंग बनती हुई दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग है या नहीं बेटा, है। तो यहां पर आपको 6 मेंबर्ड रिंग मिल रही है। और जनरली जो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग होती है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुनते हैं कि 5 या 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है उसे बोलते हैं किलेट रिंग, है ना, चिलेट बोलते हैं इसको, एच साइलेंट है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, चिलेट किलेट। ठीक है, तो किलेट रिंग बोलते हैं इसको। और जो किलेट रिंग होती है, इस किलेट रिंग के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, किलेशन। और ये जो किलेशन का प्रोसेस होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, और हर बॉन्ड बनने के साथ साथ कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर इस किलेशन के प्रोसेस में, जो किलेशन का प्रोसेस होता है ना, ये कैसा प्रोसेस होता है बेटा, एनर्जी रिलीज करने वाला प्रोसेस होता है। मतलब ये कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बनाने से क्या फायदा हुआ कि एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी रिलीज हुई मतलब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और उसी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये क्या करता है बेटा, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन हर जगह नहीं बन सकता। जनरली 5 या 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है। ठीक है, आते हैं अगले एग्जांपल पे। अगला एग्जांपल कौन दे रखा बेटा, सैलिसल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे जाके आपको ऑर्गेनिक में काम आता भी है। पढ़ भी लिखा हो तो पता नहीं अभी मुझे, पर ठीक है, पढ़ रखा बेटा। ठीक है, तो आइए सैलिसल्डिहाइड की बात करते हैं। सैलिसल्डिहाइड मतलब देखो, ज्यादातर ये जो इंट्रा वाले केसेस आएंगे ना, उसमें आपको ऊपर फिनॉल OH ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा मैक्सिमम जगह पर, और ऑर्थो पोजीशन पे ही आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखें,
इसमें सैलिसल्डिहाइड मतलब कौन सा ग्रुप आ गया बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है बेटा, सीएचओ ग्रुप होता है। क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं है बेटा, है। और इसके सामने कौन आ रहा है बेटा, फोन में से कोई आ रहा है। मुझे बताओ अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले तो क्या रिंग का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया बेटा, हो गया। और रिंग जो बन रही कितने मेंबर की रिंग दिख रही है बेटा, अगेन 6 मेंबर रिंग दिख रही है। और 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग जनरली स्टेबल होती है, अनस्टेबल बेटा, स्टेबल। तो इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है ताकि एनर्जी रिलीज कर पाए। दोनों को नोट करिए और एग्जांपल देखते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। सैलिसल्डिहाइड के अलावा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। और सैलिसल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए, बोर्ड्स में आपके काम आ जाएगा। इवन आगे जाके आपको पॉलीमर वॉलीमर जब पढ़ते हैं तो उसमें भी काम आता है इन चीजों का। ठीक है, दो और एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं। पहला लिखा है बेटा सैलिसिलिक एसिड, दूसरा लिखा ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। कंडीशन आप देख सकते हैं दोनों में, ऊपर फिनॉल ग्रुप है तो फिनॉल ग्रुप वाला जो OH वाला H है वो एक्टिव हाइड्रोजन, और उसके सामने फोन में से कोई आ रहा है। दोनों केसेस में पहले में ऑक्सीजन आ रहा है, दूसरे में फ्लोरीन आ रहा है, और ये एच बॉन्डिंग करेंगे। एच बॉन्डिंग करने से यहाँ पर आपको एक जगह 6 मेंबर्ड रिंग और दूसरी जगह 5 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगी। तो ये रिंग जनरली स्टेबल रिंग होती है और इसलिए यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए नोट डाउन, फटाफट बनाओ। चलिए ना, अब ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस अभी हम लोगों ने डिस्कशन करे, इसमें कुछ और बातें आती है हमारे सामने। सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। अब इसके बाद दो और एग्जांपल्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और वो दो एग्जांपल वाला केस क्या है ध्यान सुनिएगा। वो है पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरीन इन एच बॉन्डिंग, पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरीन इन एच बॉन्डिंग। याद करिए हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब शुरू किया था तो उसमें शुरुआत में हम लोगों ने लिखा था कि समटाइम्स क्लोरीन, है ना, कि क्लोरीन भी कभी कभार हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो कभी कभार वाली कंडीशन क्या होती है उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान देखिएगा बेटा। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए तो ये आ गया OH, और यहाँ पर कौन आ गया बेटा, Cl, दिस इज ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट की बात करेंगे तो CCl3.CHOH ट्वाइस, क्लोरल भी बोल देते हैं नॉर्मली इसको, क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, अब देखो इसमें यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है। और सामने इस बार सामने विद इन द मॉलिक्यूल कौन आ रहा है, Cl। क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है, और एक्टिव हाइड्रोजन के सामने अगर फोन आता तो एच बॉन्डिंग कर लेता। लेकिन क्लोरीन के साथ भी एच बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, जब यहां पर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो। क्या फॉर्मेशन हो रहा हो, रिंग का। मुझे बताइए कितने मेंबर की रिंग बन रही है बेटा, 5 मेंबर। और क्या ये 5 मेंबर वाली रिंग स्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है बेटा, स्टेबल। और इसीलिए ध्यान रखिएगा
क्लोरीन तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, मेनली वो पार्टिसिपेट करेगा आपको इंट्रामोलिकुलर में ही मिलेगा, और कब मिलेगा, जब रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब जैसे CCl3.CHOH5 क्लोरल की बात करते हैं, क्लोरल में यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड आ गया, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक OH इधर और दूसरा OH इधर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल। ठीक है, अब देखो क्लोरल हाइड्रेट में मुझे बताइए ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है। ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव नहीं है। अब मुझे बताओ इस एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन में से कोई आ रहा है क्या, नहीं। फोन में से कोई आ रहा है क्या, नहीं। लेकिन क्या क्लोरीन आ रहा है, हाँ। और बाई चांस अगर ये क्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले तो मुझे बताइए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, ऊपर एक रिंग बन रही है, नीचे भी एक रिंग बन रही है। ऊपर कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 5, और नीचे भी 5। तो यहां पर तो एक के बदले कितनी रिंग बन रही है, 2। और क्योंकि 2 रिंग बन रही है और वो भी 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल को क्या कर देगा बेटा, स्टेबल कर देगा। और इसी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्लोरीन जो है वो कभी कभार हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन हो सकता है, पर उसकी शर्त क्या है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या बनना चाहिए बेटा, रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए, किलेट रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर किलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, अगर किलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स नोट कर ले। इसके अलावा हम लोगों को इसके एप्लीकेशंस वगैरह देखने तो वो कल हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप सॉल्यूशन चैप्टर में आपने वॉलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, ये सब चीजें सुन रखी होगी, तो एक बार उसको थोड़ा सा देख के आएंगे ताकि फटाफट, है ना, वॉलेटाइल मतलब सिंपल सी चीज है, वैसे तो पता ही होगा कि जो आसानी से वेपराइज हो जाए उसको वॉलेटाइल बोलेंगे, बट ठीक है, थोड़ा सा उसको देख के आएंगे तो फटाफट कवर हो जाएगा। फिर कल बॉइलिंग पॉइंट और वीक फोर्सेस, देन विल स्टार्ट आयनिक बॉन्ड।